नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाऊक तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। बात नमस्कार। करेंगे हम देश के हालात की। और आप सभी से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ में हमारा जो मर्चेंडाइज स्टोर है धर्मापण, वहाँ भी अवश्य जाके और वहाँ जो उपलब्ध चीज़ें हैं उन पे अपना चॉइस कीजिए। तो भाऊ, समाचार ये आ रहा है कि बिहार चुनाव की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद में राहुल गांधी ने तय किया है कि वो अब इंडिया अलायंस का पार्ट नहीं रहेंगे, इंडिया अलायंस को वो त्याग देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुखद समाचार है या कि समस्या की घंटी है? नहीं, मैं मानता हूँ दुखद समाचार है। इसका कारण ये है हम्म, कि अब नजीक में कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है। हम्म, राज्य विधानसभा के चुनाव है और राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियों से लड़ना है। अगर उनके साथ कांग्रेस नहीं रहेगी तो बीजेपी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी साथ में रहते तो कम मेहनत पे भी बहुत बड़ा तगड़ा विजय हासिल कर सकते हैं। तो बीजेपी के लिए मैं मानता हूँ कि अगर राहुल गांधी ने ये तय किया है, शायद वो उन्होंने तय नहीं किया है, माहौल जो है, आप हालात पर बोलते हो और दरबारी मीडिया उसको माहौल बोलता है। तो हम्म, माहौल क्या है? माहौल ये है कि बच्चे चार शायद विधानसभा चुनाव अगले 6 महीने में होने, हम्म, और चारों विधानसभा ऐसी है कि जहां किसी क्षेत्रीय पार्टी को डुबाने का स्कोप है ही नहीं। तो राहुल गांधी बेचारे इंडिया अलायंस चलाकर करेंगे तो क्या करेंगे? अब एक है, असम में तो सीधी सीधी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में। वहां तो और कोई इंडिया अलायंस की कोई अजमल वगैरह छोटा होगा तो वो छोड़ दो, बाकी इंडिया अलायंस का असम में कोई जगह नहीं है। बंगाल में ममता दीदी इनको दरवाजे पर खड़ी नहीं करती, तो वो दो निकल गए। तमिलनाडु में कटोरे में जो पड़ेगा चुपचाप खा लो, नहीं तो वो भी वापस ले लेंगे, ऐसी हालत है। और जो क्या बोलते हैं केरला है, केरला में तो 75 इमरजेंसी से लेकर यूडीएफ और एलडीएफ चल रहे। तो राहुल गांधी को कुछ भी छेड़खानी करने की या गड़बड़ करने की कोई कोई अवसर उनको नहीं है। तो बेचारे इंडिया अलायंस लेकर 6 महीना करेंगे क्या? तो बोझ हटा लो। इससे और कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि राहुल गांधी को करने जैसा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। वो बिहार असम में तो अपने आप पार्टी डुबा सकते हैं। बंगाल में तो पार्टी लड़ने लायक नहीं है, अधीर रंजन चौधरी इनके ब्लैक लिस्ट में है। तमिलनाडु में इनको कोई वजूद है ही नहीं। और केरला में जो है वो 50-60 साल से चलते आए हैं। तो बात यह है कि राहुल गांधी ने इसमें तय क्या किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक बात है, राहुल गांधी कुछ भी नहीं तय करते, वही तो तय किया हुआ होता है। क्योंकि क्या तय किया, ये राहुल गांधी को भी पता नहीं होता। हाँ, उनके चमचे हैं दरबारी मीडिया, उनको पता होता है कि राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, राहुल गांधी अब बड़ा निर्णय करेंगे वगैरह वगैरह, ये हेडलाइन होती है। लेकिन आप बारीकी से देखो तो हेडलाइन के नीचे कोई लिखा हुआ नहीं होता, सिर्फ हेडलाइन होती है। तो इसलिए राहुल गांधी ने अगर इंडिया अलायंस की जरूरत नहीं है ऐसा कहा है तो ठीक है। ये बात आएगी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, विधानसभा का, पंजाब का आएगा, या बाद में छत्तीसगढ़ वगैरह आएगा, उस वक्त वो शायद ट्राई करेंगे। लेकिन आज कम से कम अगले 6 महीने, यानी मैंने जिसका जिक्र किया वो चार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक राहुल गांधी के लिए इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज है ही नहीं। अभी एक आप मुझे बात बता दो कि वो कोलंबिया जाएंगे, तो कोलंबिया जाकर राहुल गांधी छोले भटूरे नहीं खाएंगे, ये उन्होंने तय किया। इसका क्या मतलब है?
कोलंबिया में छोले भटूरे या प्याज के पकोड़े मिलते ही नहीं, तो वहां खाऊंगा, ये तय करने से क्या मतलब होता है? तो इसलिए तय कुछ नहीं हुआ है, और अभी कुछ तय नहीं करे यही तय हुआ है, और टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। तो अब देखिए, किसी को भी बात ये है ना कि मैंने एक वीडियो में मैंने आज बनाई है कि हम बचपन से कुछ कुछ कहानियां सुनते आए कि वो बड़ा राक्षस होता है, वो बड़ा यानी बहुत बड़ा अकराल विकराल राक्षस होता है, उसको कितना भी मारो वो मरता नहीं, गिरता है लेकिन मरता नहीं। फिर उसका खुलासा होता था कि उसकी जान किसी दूर किसी महल में वगैरह एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े में एक तोता है, उसमें है, अगर इसको कुछ मारोगे तो वो तोता फड़फड़ाता था, या तोते को कुछ करोगे तो ये फड़फड़ाता था। तो ये राक्षस की जान जो तोते में होती है, ये कहानियां हमने पढ़ी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस है तो उसको 18, 12, 14% वोट मिलते तो 2 नंबर की पार्टी है, मानो राक्षस है, लेकिन उसकी जान जो है वो पार्टी में और संगठन में नहीं है, वो मीडिया में, यूनिवर्सिटी में बैठे हुए जो बुद्धिजीवी है उनमें है। और आप देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस का जितना नुकसान करेंगे उतना हमें यूनिवर्सिटीज में, बुद्धिजीवी संस्थाओं में या मीडिया में बैठे जो तोते हैं वो कितने फड़फड़ाते हैं। देखो, बिहार चुनाव की मतगणना होने से पहले वो कितने उड़ रहे थे, और अब बुरी तरह से कांग्रेस और इंडिया अलायंस हारने के बाद ये अपने अपने पिंजरे में कितने जोर से फड़फड़ा रहे देखो, तो आपको पता चलेगा ये कांग्रेस का राक्षस ऐसा है कि ये उसकी जान उस तोते में है। और इसलिए हमारा एक अच्छा दोस्त है और सीनियर है, एडिटर है एक मराठी चैनल का, उसने मुझे पूछा कांग्रेस का अंत कब तक हो सकता है, आप क्या सोचते हो? मैंने बोला तू समर्थक है, तुझे पता है। तो बोला नहीं, इसलिए आप एनालिसिस अच्छा करते हो। तो मैंने बोला कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस नहीं खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस की जान उस तोते में है। तो तुम तो अच्छे खासे हो, नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे चैनल जब तक चलेंगे तब तक कांग्रेस और इंडिया अलायंस चलती रहेगी, उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव में हारने से कांग्रेस हारती नहीं, क्योंकि कांग्रेस पिछले 70 साल से मीडिया में और बुद्धिजीवी क्लास में, आप देखो, आपको एक बात बता दूं, कल परसों एक कोई खत आया है 272 लोगों का, जो ब्यूरोक्रेट्स है, पूर्व जज है या लोगों का, तो मैं भी 3 हूँ एक टूट उसमें। पड़े। ये इनको क्या अधिकार है? आप किस अधिकार में बोल रहे हो? अरे इनका आओ, अधिकार पूछ। हाँ मैं भी हूँ उसमें एक। हाँ, नहीं हो ना, अब कोई बात नहीं। मेरा मेरा कहना जो है कि इनको आप अधिकार पूछ रहे हो कि आप कौन ये बात बोलने वाले होते हैं। तो भाई, जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार वापस कर रहे थे उनको आपने ये सवाल पूछा था कि क्या बात हो गई कि दिल्ली के नजदीक कहीं दादरा में अखलाक नाम का मुस्लिम था, उसका लिंचिंग हो गया, कि इसके लिए आप साहित्य अकादमी का पुरस्कार वापस भेज रहे हो और सरकार को आरोपी बना रहे हो, तो ये अधिकार आपको किसने दिया? ये पूछा था। अगर उस वक्त नहीं पूछा था तो आज वही सवाल इन 272 लोगों को पूछने का अधिकार आपको आया कहां से? उसका पहले जवाब दो। तो कहने का मतलब ये है कि इस पर 272 जो कुछ सिग्नेचर है, तो उसमें उनको सवाल आप अगर पूछ रहे हो तो आप कौन हो? आप राहुल गांधी की कांग्रेस के सदस्य हो, प्रवक्ता हो, कौन हो? जो भी कोई मीडिया में बैठकर ये बात कर रहा है कि इनको ऐसा खत लिखने का अधिकार किसने दिया, वो पहले ये बताए कि आपको सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया। अगर किसी गांव में एक अखलाक नाम के इंसान को मारा जाता है, लिंचिंग होता है, तो जो बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, उन पर आप मैदान में आ जाओगे। जब कोई चुनाव आयोग पर ऐसे ही कुछ लोग
बकैती करते हैं, उसके समर्थन में आप उतर जाओगे तो आपको सारे अधिकार है। और ये बेचारे जो कोई 272 है वो आज के महादलित है, क्योंकि उनको कोई अधिकार ही नहीं है, उनका कोई मत हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको, आप इंसान हो, भारतीय हो, नागरिक हो, ये तक रिकॉग्निशन ये लोग नहीं देते जो स्वयंभू बैठे। ऐसे लोग होते कैसे, आपको समझाऊं। मैं हमेशा एक थियोरी पेश करता हूं कि भाषा आप हम मेरे जैसे सामान्य लोग बनाते हैं। कोई बड़ा भाषाविद करके हमको पेश किया जाता है, वो भाषाविद नहीं होता, वो भाषा का जनक नहीं होता, वो उस भाषा का व्याकरण करता होता है। भाषा हम बनाते, हम किसी पत्थर को उठाकर उसको सिंदूर लगा देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, हम मत्था टेकते हैं, हम 4 दिन टेकेंगे, 10 लोग, 40 लोग, 2000 लोग, 2 लाख लोग हो गए, उसके बाद एक पुजारी आकर वहां बैठ जाता है और उस जागृत दैवत की महत्ता वो हमें समझाने लगता है। अरे उस पत्थर को सिंदूर तो मैंने लगाया, तू कौन आया भैया? जो सवाल मैंने जयपुर डायलॉग में पूछा था कि भाई गंगा जमुना हजारों हजारों वर्षों से यहाँ है, ये तहजीब कहां से आई? समझे आप? तो इनको सवाल पूछने का अधिकार किसने दिया? वी डोंट रिकॉग्नाइज यू। हम सवाल पूछेंगे, चाहे जिसको पूछेंगे, क्योंकि इस देश के नागरिक है, इसलिए यह सवाल हम पूछ सकते हैं। अगर इन 272 लोगों को अधिकार नहीं है तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने का अधिकार राहुल गांधी को कहां से आ गया? यानी राहुल गांधी एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक संस्थाएं है, उनको बेइज्जत करेंगे, उनके खिलाफ कुछ भी अनाप शनाप आरोप करेंगे, उनको वो अधिकार है, उनको अधिकार है। और राहुल गांधी जो कुछ बता रहे, कर रहे, उनको वो अधिकार कहां से मिला वो मत पूछो। क्यों? वो नेहरू के परपोते वगैरह कुछ है? ये जो है, इसी से पता चलता है कि जो हर दिन मनुस्मृति को गाली देते हैं, वही तो मनुस्मृति के जो गलत नियम है उसका पालन ईमानदारी से करते। कितनी अजीब बात है, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। देखो ये कि हमको अधिकार किसने दिया? हम बुद्धिजीवी है। आपको बुद्धिजीवी किसने तय किया? हमने ही तय किया, हमने ही तय किया ना। एक भाव कोई वो बयान, हाँ भाव वो बयान याद है आपको जब चुनाव आयोग ने कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो इसके साथ एक शपथ पत्र लगा करके जमा कर दो। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का बयान ही शपथ पत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही यही बात होती है ना, यही बात होती है कि हमको सवाल मत पूछो। मैं आपको एक कहानी बता दूं, शायद मैंने इसके पहले बताई होगी कहीं, याद नहीं, लेकिन एक कहानी बताता हूं। एक बार गर्मी की छुट्टियां थी, तो गर्मी की छुट्टियां है तो स्कूल को छुट्टी होती है, सुबह सुबह बच्चे नाश्ता वगैरह करते हैं, नहाते खाते हैं और खेलने के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन भर मस्ती करेंगे, दोपहर को आएंगे, खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे, फिर धूप कम हो जाती है तो फिर मस्ती करने के लिए निकल गए। अब एक दिन ये होता है कि दोपहर के बाद खाना खा के बच्चे खेलने निकले हैं, गांव के किसी मैदान में खेल रहे हैं, वो कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई और कुछ खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इतने में एक बिल्ली का छोटा बच्चा उन बच्चों के बीच में आ जाता है। अब वो दौड़ धूप में बच्चे को पता नहीं चलता कि भागू तो कहाँ भागू, एक का पैर के नीचे आ जाए तो मर जाऊंगा। वो इधर उधर भागने लगता है। तो उसमें एक तगड़ा बड़ा बच्चा होता है, उसके दिमाग में एक खेल आ जाता है, बोलता है राउंड करो और देखते हैं किसकी निशानेबाजी अच्छी है। हम घेरा डालकर खड़े रहेंगे और अपनी जगह से इस बिल्ली के बच्चे को पत्थर मारेंगे, और वो पत्थर आता है, गिरता है तो ये यहाँ भागता है, बिल्ली का बच्चा इधर उधर भागता है जान बचाने के लिए, लेकिन भागेगा तो कहाँ, पूरा घेरा लगा है। आखिर में ये बात हो जाती है, किसी का एक पत्थर गलत जगह लग जाता है और बिल्ली का बच्चा मर जाता है। अब बच्चे डर जाते हैं, साला बिल्ली का बच्चा मर गया, करे क्या?
चुपचाप सूर्यास्त के पहले बच्चे घर भाग कर आते, उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है, हमारे हाथ से एक जान चली गई है। तो जो पेरेंट्स होते हैं परेशान होते हैं, अरे क्या हुआ गए, बच्चे जल्दी क्यों आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों से बातें करते तो एक दो बच्चे बता देते भाई ऐसा ऐसा हो गया। अब वो 4-5 पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते, बोलते बच्चों ने गलत कर दिया, साला बिल्ली का बच्चा मर गया, इसमें क्या पाप हुआ पुण्य हुआ, क्या हुआ है। अब वाकई ये 4-5 बाकी के गांव वालों से मिलते, बोलते ऐसा ऐसा हो गया, क्या करे। तो बोलते अपने गांव के पुरोहित पंडित है उनको जाकर मिलते, और चिंतामणि शास्त्री है उनके पास आ जाते, और सूरज ढल जाता है, अंधेरा होते समय इनके आंगन में सब लोग खड़े होते, भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो पंडित जी बोलते बड़ा घोर पाप हो गया, बिल्ली का बच्चा, जानते हो बिल्ली कौन होती है। अरे बिल्ली को तो बाघ की मौसी कहा जाता है, व्याघ्र वंश है इसका मतलब। अब दुर्गा माता कोपित होगी, गांव को शाप मिलेगा। तो कुछ लोग डर कर हाथ जोड़कर बोलते पंडित जी उस पर कोई उपाय होगा तो बताओ। तो बोले इतना जल्दी तो नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, जाओ कल सुबह आ जाओ। तो रात भर समय जलाकर पंडित जी पुराने ग्रंथ पुराण वगैरह निकालते और उसका उपाय निकालते। सुबह सुबह लोग इकट्ठा हो जाते, पंडित जी अपना पूजा पाठ करके आ जाते और बोलते हाँ बोलिए क्या है। बोले ऐसा ऐसा आपने क्या किया। हाँ बिल्कुल किया है, उसका उपाय है। बोले कुछ होम हवन करना पड़ेगा और एक सोने का बिल्ली का छोटा बच्चा बनाकर पंडित को दान करना पड़ेगा। अब सामने खड़ी एक बुढ़ी पूछती है कि पंडित जी उपाय तो हो जाएगा, होम हवन किसे करना है, और ये बिल्ली का बच्चा बनाकर उसका दान किसको करना पड़ेगा। तो पंडित जी बोलते ये क्या सवाल है, जिसके बच्चे के हाथ से बिल्ली का बच्चा मरा है उसको और उसके बाप को ये सब प्रायश्चित करना पड़ेगा, होम हवन करना पड़ेगा, सोने की बिल्ली बनाकर पंडित को दान करना पड़ेगा। सांस निकल जाती है, पूरे सामने जमावड़ा है। पंडित जी पूछते क्या हो गया। बोले नहीं तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। गांव वाले बोलते तो बोले क्यों, क्या हो गया। नहीं चिंता मिट गई। तो पंडित जी अब चकित होते क्या हो गया, कल तक डरे हुए, सुबह तक डरे हुए लोग अचानक से चिंता मुक्त कैसे हो गए। बोले पंडित जी बात ऐसी हो गई कि आपका जो बेटा है चिंतामणि, उसके हाथ से ही बिल्ली मरी है। अब पंडित जी गुस्सा हो जाते, बोलते मेरी रात खराब कर दी, ये कल नहीं बता सकते थे। तो बोले क्यों। अरे मेरा बेटा अपने आप में पंडित है, उसके हाथों अगर बिल्ली मर गई तो उसको तो मोक्ष मिल गया, पुण्य का काम हो गया, चलो भागो। समझे आप, ये तरीका कैसा होता है सच्चाई का, न्याय का। इनकी सच्चाई वो है, अगर वो हमारा है तो उसने किया वो पुण्य है, अगर तुमने किया तो पाप है। ये सब जो बुद्धिजीवी है उनके खिलाफ महात्मा फुले ने, अंबेडकर ने जो लड़ाई की थी, इनके ऐसे पक्षपात के खिलाफ लड़ाई की थी। और वही आज अंबेडकर को और फुले को भगवान बनाकर उनके नाम पर अपना माल बेच रहे। तो 272 लोगों के खिलाफ जो बोल रहे हैं उसका कारण आप समझो कि आप हमारे में से नहीं हो। हम आज के बुद्धिजीवी है, हम आज के पंडित है, हम बोलेंगे वही धर्म है, वही पुण्य है, वही पाप है। ये जो मानसिकता है उसको मैं सेक्युलर मानता हूं। और इसके खिलाफ आज अंबेडकर होते तो पहले इनको जूते से मारते। एक मैं आपको याद होगा कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा पॉडकास्ट हुआ था, उसमें उस वक्त मैंने बोला था कि मोदी जी असली इंडियन है, ओरिजिनल इंडियन है। और ओरिजिनल इंडियन का मतलब होता है उसका दिमाग जुगाड़ू होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ना करे,
लेकिन वो उस समस्या से आपको बाहर निकालता है। व्यवस्था बाद में बदलेंगे जब टाइम मिलेगा तब, लेकिन अब जैसे किसी एक्सीडेंट के बाद हम जो जख्मी है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, अच्छा डॉक्टर मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन अभी उसको बचाओ। तो मोदी जी का तरीका वो होता है कि वो कुछ अभी आपने सीए एनआरसी के खिलाफ जो कुछ तमाशा किया था उस पर से निकाला हुआ जुगाड़ का मतलब एसआईआर है। अब ये मेरा ख्याल है इंडिया टीवी रजत शर्मा का जो है कुछ कोई, तो उसमें मैंने एक वीडियो देखा कि कम से कम 6-7 हजार बांग्लादेशी रोहिंग्या आज बांग्लादेश की बॉर्डर पर पड़े हुए जाके कि हमारे पास, हमको वापस जाने दो, हमको वापस जाने दो। तो ये अपने आप शुरू हो गया ना, अपने आप शुरू हो गया। तो इसका मतलब सीआईए और एनआरसी का जुगाड़ निकाला है, क्योंकि मुझे तो वहां पहुंचना है, हाईवे पर ट्रैफिक जाम है कोई बात नहीं, मैं 10-15 किलोमीटर टर्न लेकर वहां पहुंचूंगा। ये मोदी का सोचने का तरीका है। और कांग्रेस की बात अलग है, कांग्रेस को परवाह ही नहीं है। मैं आपको और एक सच्ची बात बता दूं, 10-12 साल पहले की बात है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री की रेस में नहीं थे, उस वक्त मैंने खबर पढ़ी थी, वो मुझे अटपटी लगी थी, तो मैंने उस पर ढूंढ ढूंढ कर 3-4 जगह उसी रेफरेंस की खबरें ढूंढ निकाली थी। हुआ था एक ही, उस वक्त आपको याद होगा कि अरे बैंक ऑफ अमेरिका है या और कोई इधर है उधर है, पेप्सी कॉरपोरेशन है, उसका चेयरमैन एमडी सीईओ भारतीय बन रहे, इसकी चर्चा चल रही थी। तो उस वक्त हमारे आईआईएम में बच्चे जो टॉपर करते थे उनका जो कैंपस इंटरव्यू होता था और उनको सिलेक्ट किया जाता था दुनिया भर की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए। तो मुझे याद है शायद 2011-12 का समय होगा, तो 4 लोग ऐसे थे आईआईएम वाले हमारे कि उनको बड़ा 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 पैकेज दिया गया था, कुछ 12 या 15 करोड़। तो इंटरव्यू के बाद उनको पैकेज मिला और 4 में से 3 लोगों ने वो रिजेक्ट कर दिया था। अब ये खबर अटपटी क्यों है कि अरे इतनी बड़ी दुनिया की बड़ी कॉरपोरेशन आपको इतना बड़ा पैकेज दे रही है। तो उसमें से एक का इंटरव्यू मुझे मिला, उसे पूछा यार तेरे को इतना 15 करोड़, अब 10 साल 12 साल पीछे जाके देखो 10-12 करोड़ का मतलब क्या, आज के तारीख में 100 करोड़ के आसपास हो गया। तो वो बोला बात वो नहीं है, मैं ऑफर बहुत अच्छी है लेकिन इसमें और सीखने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए स्कोप नहीं है, और आज मैं पैसे के पीछे भागते भागते ये मान लूंगा तो और 5 साल के बाद जो आईएम में नया बच्चा है वो बॉस बनकर मेरे सर पर आकर बैठेगा। तो मुझे अच्छा पैकेज तो चाहिए, लेकिन जहां मेरा कर्तव्य दिखाने का स्कोप रहेगा, मैं कुछ कर पाऊंगा, वैसी जगह चाहिए। तो यही बात कांग्रेस का प्रॉब्लम है। आप कर्तव्य दिखा सकते हो, धक्के मारकर इसको निकालो, ये नहीं चाहिए। कांग्रेस में किसी भी इंसान को अपनी कर्तव्यगारी दिखाने के लिए स्कोप नहीं है, ये कांग्रेस की समस्या है। सबसे नकारा हुआ जो है वो कांग्रेस का सर्वाधिकारी बन चुका है और उससे कॉम्पीट कर सकता है, कर्तव्यगारी दिखा सकता है, वो कांग्रेस के लिए दुश्मन बन गया है। बस यही बात कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है। मोदी जी को योगी प्रॉब्लम नहीं लगते, देवेंद्र फडणवीस प्रॉब्लम नहीं रखते, अमित शाह प्रॉब्लम नहीं रखते। फर्क अब समझो, आप फर्क समझो कि इसलिए ये लोग सब करेंगे तो क्रेडिट तो मोदी गवर्नमेंट को मिलने वाली है, इतनी समझ तो मोदी जी के दिमाग में है। बस यही बात राहुल गांधी या उनके चमचे नहीं समझ सकते, और इसलिए जितने नाकारे लोग हैं कुछ कर नहीं पाते। ओ अल्लाह बरू, कहां से ये अल्लाह बरू पैदा किया मुझे पता नहीं, और वो गया वो लालू को भी तेवर दिखा रहा है। अच्छा बुरी बात छोड़ दो, लेकिन लालू 35-40 साल से बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है, उसको तेवर दिखाना, आंखें दिखाना, इसके लिए अल्लाह बरू की क्षमता क्या है?
औकात क्या है ऐसे लोगों को लालू का अपमान करने के लिए कि राहुल गांधी भेजेंगे तो कांग्रेस अपने पैरों पर कहां कैसे खड़ी होगी मुझे बताओ। क्योंकि नकारे, निगेटिव और नुकसान करने वाले ही लोग अपने टीम में चुन चुन कर आप लाते हो, तो हश्र क्या होने वाला है? नुकसान होगा। नुकसान को कोई अल्टरनेटिव नहीं है आपके। और इसलिए असम हो ये वो। अब आपको केरल की बात बता दो। केरल में मेरा ख्याल है कि इस वक्त में ट्रायंगुलर फाइट होगी, और ट्रायंगुलर फाइट में आइदर लेफ्ट और यूडीएफ, कांग्रेस या सीपीएम, इनकी जो आज तक चलती आई फ्रंट है उसमें से एक को तीसरे नंबर पर जाना पड़ेगा। बीजेपी और बीजेपी जो कुछ फ्रंट बनाएगी वो केरल में 2 नंबर पर आएगी। ये मैं आज आपको बता कर रखता हूं। सत्ता में आएगी ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 2 नंबर पर आएगी। और 1 नंबर को जाने के लिए 2 नंबर से ही अगली सीढ़ी होती है। तो बीजेपी को जल्दबाजी नहीं है, राहुल गांधी को बहुत जल्दबाजी है कि भाई कल जाएंगे, परसों हमारा मुख्यमंत्री बिहार में बिठाएंगे और वापस कोलंबिया निकल जाएंगे। इस ढंग से मोदी और शाह काम नहीं करते, वो बहुत मेहनत करते। और आपको और एक बात बता दो, जिस दिन इंडिया अलायंस, नीतीश ने इंडिया अलायंस की शुरुआत नीतीश ने की थी, लेकिन आगे चलकर नीतीश इनके निकल गया था 2022 में शायद। नीतीश एनडीए छोड़कर लालू के पास चले गए थे। उसके 3 दिन बाद अमित शाह ने विनोद तावड़े को बोला, दिल्ली से बोरिया बिस्तर लपेटो और तुमको पटना में मुक्काम करना है। विधानसभा का चुनाव होने तक तुम्हारा मेन सेंटर पटना में रहेगा, आते जाते रहो, लेकिन पटना विनोद तावड़े के लिए मुख्यालय रहेगा। अब विनोद तावड़े दिल्ली लौट सकता है। इतना डिवोशन वाला कोई कांग्रेस में है आपको दिखाई देता है? अमित शाह ने बोला, तावड़े निकल पड़े, सवाल नहीं पूछा। वहां जाकर आहिस्ते आहिस्ते ऐसा काम किया कि इंडिया अलायंस बनाने निकले थे नीतीश कुमार, उनको ही उठाकर एनडीए में वापस लाए। और वहां नहीं छोड़ा, बार विधानसभा का चुनाव पूरा होने तक, टिकट बंटवारे तक, मेरी टिकट बंटवारा चल रहा था उस वक्त, मेरी विनोद से बात हुई है। 2-3 बार मैंने फोन लगाया था, वो गड़बड़ में था, रात को देर उसका फोन आ गया, बोला भाऊ माफ करो मैं तो गड़बड़ी में था। मैंने कोई बात नहीं, मैसेज भेजते तो भी चलता। लेकिन वो वहां डटा रहा और आज हम परिणाम देख रहे। कितने लोग हैं, विनोद तावड़े को राज्यसभा का एमपी तक नहीं बनाया, क्योंकि उसको मालूम है राज्यसभा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उससे भी पार्टी का पद बड़ा होता है, ये आप समझ लो। राज्यसभा मेंबर या मिनिस्टर वगैरह खूब बहुत छोटी बात होती है। बीजेपी में अमित शाह, नरेंद्र मोदी के साथ संगठन में काम करना, ये किसी भी शासकीय अधिकार पद से बड़ी बात होती है। ये जिसको समझेगी वो राजनीति में आगे जाएगा, और ऐसा कोई भी बीजेपी कांग्रेस में है नहीं। और इसलिए असम, केरल वगैरह जो कुछ होने वाला है, अभी तमिलनाडु में बीजेपी को मालूम है बहुत ज्यादा हम छलांग नहीं मार सकते, तो उसको बाद में करेंगे, लेकिन जो कुछ शुरू हुआ है वो जारी रखेंगे। लेकिन केरल में बहुत बड़ी ताकत लगाई जाएगी, और वो कम से कम दूसरा नंबर, और दूसरा नंबर भी नहीं होगा, तीसरा भी होगा, तो दूसरे और तीसरे नंबर में फर्क ना हो, ऐसा तीसरा नंबर बीजेपी इस वक्त पाएगी। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट अगर उद्धव के साथ चला गया है, और उद्धव से भी एग्रेसिवली राज ठाकरे संघ और बीजेपी के खिलाफ बात करेगा, तो मुस्लिम बड़ी संख्या में राज ठाकरे के पीछे चला जाएगा। ये आपको नतीजे आने के बाद पता चलेगा। तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस कहाँ जाएगी मतलब, मीडिया में है कांग्रेस। आप गलती कर रहे हो यार, पॉलिटिकल एरेना में कांग्रेस को मत सोचो, कांग्रेस मीडिया में है।
बुद्धिजीवियों में है और वहां जिंदा रहेगी। आगे चलकर जाते जाते कांग्रेस सिर्फ जेएनयू तक सिमट जाएगी, लेकिन कांग्रेस मरेगी नहीं। ये तो बीएमसी के चुनाव तो अब जल्दी ही होने वाले हैं, और बीएमसी के चुनाव में ये भी क्लियर नहीं है कि बीजेपी और शिंदे सेना एक साथ लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। नहीं, उनके आपस में देखो, एक बात होती है, ये दोनों में से एक से मेरी बात हो गई है। मैंने पूछा क्या झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया आप ही समझाते हो और आप ही सवाल भी पूछते हो। मैंने बोला क्या समझाया था? आपने ही बोला था कि मीडिया के लिए हड्डी डालते रखो, तो हड्डी डालना हमारा कर्तव्य बनता है ना, बाकी कुछ झगड़ा नहीं है, समझे आप? अब इससे ज्यादा मुझे बोलने के लिए बाध्य मत करो। तो झगड़ा दिखाना भी जरूरी होता है, झगड़े दिखाना भी जरूरी होता है। गांधी नाम का ट्रम्प कार्ड उनके पास है, तो अमेरिका जीतने में कौन सी बड़ी बात है? और जीतने का मामला आता ही कहाँ है? वहां जाकर एक बवाल खड़ा करना है कि वोट चोरी हो रही है, वोट गड़बड़ हो रही है। राहुल गांधी को कुछ करना ही नहीं है, उसको सिर्फ बवाल खड़ा करना है। तो ट्रम्प नहीं, अरे कौन क्या ठीक से चला पा रहा है? राहुल गांधी एक बार बता दे कि वो खुद कांग्रेस चला सकते हैं, नहीं चला सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं चला सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो कोर्ट नहीं चला पा रहा है। चुनाव आयुक्त है वो नहीं, कोई भी कुछ ढंग से नहीं कार्य कर पा रहा है। ये राहुल गांधी के दिमाग में फिट है। अब राहुल गांधी का दिमाग भी राहुल गांधी को ढंग से नहीं चला पा रहा है। बेचारा राहुल करे तो क्या करे? तो इसलिए राहुल गांधी जो कुछ बातें करते हैं उसको सीरियसली नहीं लेना, टाइम पास के लिए लेना जरूरी है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात है कि ये दुश्मनों को बढ़िया मदद करते हैं, और इसलिए ये बोलते हैं ना, आप हिंदी में बोलते हो, चारे से घास से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? तो मोदी राहुल गांधी फिनोमेना कभी खत्म नहीं करेंगे। राहुल गांधी को खत्म करो कि कोई सीरियस लीडर कांग्रेस में आ जाए तो बीजेपी के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। ताकत से लड़ना पड़ेगा। आज कम ताकत से भी वो जीत सकते हैं, कम मेहनत से भी जीत सकते हैं। एक मैंने सुना है कि वो किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था फिल्में कैसी बनती थी। तो बोले हम एक फिल्म 20% उसका शूटिंग तक हुआ था, स्क्रिप्ट पूरी तैयार थी, फिर एक फिल्म आई थी कुछ, और वो इतनी जबरदस्त चली तो वो प्रोड्यूसर पीछे पड़ गया कि भाई इसमें कुछ भी करो, सपने में ले लो या कुछ भी करो, लेकिन पेरिस का आईफेल टावर आना चाहिए। अब कहां से आईफेल टावर? एक गांव की फिल्म में ग्रामीण स्टोरी है, गांव की रूरल बैकग्राउंड की स्टोरी है, उसमें आईफेल टावर कहां से लाएंगे? लेकिन वो बोलता नहीं नहीं, उससे धंधा चलता है। वो एक गाना है आईफेल टावर का, वो इतना चला है, तो हमको भी धंधा करना है, तुम इस कहानी में कुछ भी करो, वो हीरो हीरोइन के सपने में डालो और आईफेल टावर पर लेके जाओ। तो ये बात चलती है। अगर राम नाम से चलेगा तो चलो राम नाम करते। बाला साहब ठाकरे का एक वक्तव्य मुझे याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था कि मुस्लिमों का वोटिंग अधिकार निकाल दो। फिर कितने लोग खुद को सेक्युलर मानते मैं देखता हूं। ये बाला साहब ठाकरे ने एक समय कहा था। तो बात साफ है, अगर हिंदुत्व के नाम पर या कम से कम हिंदुओं को, सनातनियों को गाली देकर राजनीति नहीं चल सकती, चुनाव नहीं जीत सकते, तो चलो राम का नाम लेते, क्या बात है? हमको तो जीतना है, हमको तो चुनाव जीतने से, वोटों से मतलब है, तो ये वहां निकल जाएंगे। उसको आप बेशर्मी मत समझो, बिल्कुल मत समझो। ये विचारधारा की लड़ाई, ये कहने की बात होती है। कौन सी कांग्रेस की, मुझे पहली बात अजीब लगती है कि कांग्रेस की विचारधारा का मतलब क्या है? मैं मानता हूं कि लेफ्टिस्ट की कोई विचारधारा है, ये जो
नक्सलाइट है उनकी कोई विचारधारा है, आरएसएस की कोई विचारधारा है, सोशलिस्टों की कोई विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस की क्या विचारधारा है? ये जो सब चर्चा करते, डिबेट करते, मैं अरे कांग्रेस तो एक ओरिजिनल गठबंधन है इस देश की राजनीति का। 100-150 साल पहले जब कांग्रेस की शुरुआत हुई तो जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ कुछ करना चाहता था उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बना, उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसमें संजय जी सावरकर थे, मुझे निकलना पड़ेगा। उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे, बस अब समाप्ति कर। सब गुट थे ना, एक एक अलग अलग हो गए। तो कांग्रेस की विचारधारा का मतलब क्या है? बस बोल रहे जो मैंने जयपुर डायलॉग में एक बार बोला था ना, पदू बैंगन नहीं खाता, क्यों नहीं खाता किसको ही पता नहीं, लेकिन पदू बैंगन नहीं खाता ये विचारधारा हो गई।